नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। साथियों, आज हम एस्टेट की छठी क्लास लेने वाले हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे। आज जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको समझा रहे हैं, प्रोसेस का ही पार्ट है ये। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सोर्स डॉक्यूमेंट असल में होते क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इसकी इंट्रोडक्शन की ले लेते हैं, इसकी या इसका मीनिंग कह सकते हो आप कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या है। तो देखिए, वो सारे के सारे कोई भी, छोड़ो इस बात को, तो पहले इस बात पे समझिए। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी लेन-देन होता है, ठीक है? कोई भी लेन-देन अगर होता है, तो उस लेन-देन का एक अकाउंटेंट को कैसे पता लगता है? ठीक है? एक अकाउंटेंट है जो उसको कैसे पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है? उसको कैसे उसके बिहाफ पे वाउचर बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सकेगा, कैसे पता लगेगा उसका वाउचर बनाना है और किस बिहाफ पे वो जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे मेन चीज, किसी भी लेन देन के लिए जो एक प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी लेन देन अगर होता है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि भी आप मार्केट में गए हो, मार्केट से आपने कोई भी सामान परचेज कर लिया, ठीक है? सामान परचेज कर लिया, सामान के बदले में आप किस चीज की डिमांड करते हो? लोकल लैंग्वेज में आप कहते हो भी बिल बना दे। आप कहते हो ना कि बिल बना दे। तो वो बिल क्या है? वो बिल एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा इधर, और उसी बिल के आधार पर ही आगे उसको अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में आप रख सकते हो। ठीक है? अब इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिनके आधार पर ही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट्स में रखा जाता है, उनको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, स्रोत डॉक्यूमेंट। साधारण शब्दों में, सबसे पहले अगर कहा जाए किसी लेन-देन का, किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं पे लिखा जाता है, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ये पता लग गया कि हाँ, सोर्स डॉक्यूमेंट असल में होता क्या है। अब चलिए अगली स्लाइड पे। सर, हमने जो सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े, तो वो अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। तो जी हाँ, प्रत्येक लेन-देन के लिए, ठीक है? प्रत्येक लेन-देन के लिए एक अलग से सोर्स डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि एक ही डॉक्यूमेंट या एक ही चीज में सबको मेंशन कर देंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार करा जाता है। जैसे कि भी पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहा है, उसको कहते हैं हम कैश मेमो। दूसरे को हम कहते हैं इनवॉइस या फिर बिल, किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। तीसरे को हम कहते हैं रिसिप्ट। चौथे को हम कहते हैं डेबिट नोट। फिर कहते हैं हम लोग क्रेडिट नोट। सिक्स्थ पे आ गया हमारा पे इन स्लिप और सेवंथ पे आ गया हमारे पास चेक। क्या सर यही सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता? तो इसके अलावा भी जरूरत के मुताबिक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अब एक एक को, जो मेन डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो यही है। अब एक एक को, इन सभी को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमो। सर ये क्या होता है? तो देखिए, यहां पर जो बिजनेसमैन होता है, कोई भी ट्रेडर होता है, तो वो क्या करता है? वो माल बेचता है। क्या करता है? कोई भी विक्रेता क्या करता है? माल बेचता है। ठीक है? किस में बेचता है? नकद में बेचता है। अगर कोई भी सेलर है, कोई भी सेलर है, अगर वो अपना माल नकद में बेचता है, नकद में बेचता है, तो इसका मतलब जैसे ही उसने माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, उसी के साथ साथ इसमें बेचा, नकद में बेचा, तो उसी माल के साथ उसको एक डॉक्यूमेंट भी सेंड करना होगा। ठीक है? एक डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कैश मेमो। कब? कहते हैं जब माल नकद में बेचा जा रहा है। ध्यान दे। तो ध्यान दे, अब वो क्रेता जो है, जो भी यहाँ पे बायर होता है, वो उसको एक डॉक्यूमेंट देगा। कौन देगा? विक्रेता। सॉरी, विक्रेता जो सेलर होता है, वो एक जो बायर होता है उसको एक डॉक्यूमेंट देता है, जिसे कैश मेमो कहा जाता है। अब इस कैश मेमो में होता क्या है? तो इस कैश मेमो में, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो बेसिकली कहते हैं सामान की डिटेल, भाई क्या सामान गया है, जैसे कितनी मात्रा में गया है, उसका रेट क्या था, उसकी कुल कीमत क्या हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। क्लियर? कैश मेमो एक डॉक्यूमेंट जो कि सेल पर बनाया जाता है। कौन सी सेल पर? नकद सेल पर। ठीक है? नकद विक्रय पर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है उसको हम कहते हैं कैश मेमो, जब भी माल नकद में बेचा जा रहा है। उसके बाद
अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है इनवॉइस या फिर बिल्स। ये क्या होते हैं सर? तो देखिए, जब भी एक ट्रेडर होता है वो माल बेचता है, ध्यान दे, माल बेचता है, लेकिन किस पे? क्रेडिट बेसिस पे, उधार में। ठीक है, पहले वाले केस में तो नकद में बेच रहा था, अब कह रहा है उधार में। जब उधार में बेचता है तो जैसे ही वो उस माल को सेल कर रहा है, तो सेल करे जाने वाले माल के साथ साथ वो एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है। किसके पास सेंड करता है? बायर के पास। बायर के पास वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है और उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं यहाँ पे इनवॉइस, या फिर उसका सेकंड नेम यहाँ पे हो सकता है बिल्स। ठीक है, या बिल कह सकते हो, ये एस। ठीक है भाई, ये हमारे पास इनवॉइस या बिल, ये वही वाला बिल है जिसको मैंने पहले एग्जांपल दिया था। आप जब भी मार्केट में जाते हो तो आप क्या कहते हो? बिल बना दो, वही वाली बात। लेकिन ध्यान दें, जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ कब क्रिएट करा जाता है? जब आपने उधार में माल बेचा हो। क्लियर? कौन बनाएगा इसको? तो कहता है इस बिल को हमेशा और हमेशा सेलर बनाएगा। कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। तो ये ध्यान में रखें, यानी कि माल बेचा जा रहा है, अगर नकद में बेचा जा रहा है तो हम बनाएंगे कैश मेमो, और अगर उधार में बेचा जा रहा है तो हम बनाएंगे बिल। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो एस्टेट में काम आती हैं। उसके बाद फिर बात करता है रिसिप्ट्स। जो हमारे पास थर्ड डॉक्यूमेंट यहां पे बन रहा है वो है रिसिप्ट्स, जिसको हिंदी में हम लोग रसीद कहते हैं। क्या कहते हैं? रसीद। ये किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान दे, जब भी एक जो व्यापारी है या कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने ग्राहक से कोई नकद अमाउंट प्राप्त कर रहा होता है, यानी कि कोई नकद राशि प्राप्त कर रहा होता है, तो व्यापारी ग्राहक को उस नकद प्राप्ति के सबूत के रूप में एक डॉक्यूमेंट बनाकर अपने सिग्नेचर करके देता है, जिसके अंदर भाई तारीख, राशि, कितनी राशि उसने ली है, और ग्राहक का नाम, ये सब लिखा होता है। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि भाई राम जो एक बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उसने जो है श्याम जो कि उसका ग्राहक है, उस पे से क्या लिया? कैश रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया? कैश रिसीव कर लिया। तो राम के बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो श्याम को है ना एक डॉक्यूमेंट देगा इधर, और वो डॉक्यूमेंट कौन सा? रसीद। यानी कि श्याम के पास क्या प्रूफ है कि उसने यहाँ पे राम को पेमेंट करी है? तो ये रसीद ही होगी जो उस पेमेंट के प्रूफ के रूप में काम करेगी। समझ आई बात? लेकिन ध्यान दे, सिर्फ इसका इस्तेमाल कब होता है? जब आप नकद प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, नकद प्राप्त कर रहे हो। अब इसका सीधे सीधे एग्जांपल है भाई, आपने हमारा बैच परचेज करा है, आपने हमारा बैच परचेज करा तो उसके बदले आपने पेमेंट करी, तो पेमेंट के बदले आपको क्या? एक रसीद या एक रिसिप्ट जर्नल हो जाती है। हालांकि हमारी जो रिसिप्ट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, वो रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, और उसी के बिहाफ पे आपने यहाँ पे फिर आगे जाके सारे के सारे काम आप हमारा कोर्स एक्सेस कर पा रहे हो। तो क्या है? आपने पेमेंट करी, उसका सबूत क्या है आपके पास? तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद यहाँ पे जनरेट कर दी गई है। इसके अलावा जब आप कभी स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो जब भी आप फीस डिपॉजिट कराते थे, तो आपको यहाँ पे क्या किया जाता था? आपको एक रसीद दे दी जाती थी कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से या स्कूल वालों की तरफ से। ठीक है, वो रसीद आपको दे दी जाती थी, और वही हमारे पास क्या था? एक किस्म का सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता था, जिसको आप अपने पेरेंट्स को शो करते थे एज ए प्रूफ कि हाँ हमने फीस डिपॉजिट करा दी है। समझ आई बात? नेक्स्ट, उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा डेबिट नोट। अब ये डेबिट नोट क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, पहले पॉइंट पे हम लोगों ने यहां पे क्या किया था? सेल्स। ठीक है, फिर कौन सा सेल किया था? नकद। नकद। ठीक है, फिर हम यहां पे या हमने जो है कि भी बात करें परचेज। ठीक है, कौन सा? नकद या उधार, कुछ भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अब यहां पे बात करता है कि जब एक व्यक्ति, उसको आपने माल बेचा या एक व्यक्ति ने माल खरीदा और किन्हीं कारणों से वो माल उसको पसंद नहीं आया या उसमें कोई टूट फूट हो गई है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है? वो उस माल को वापस सप्लायर को वापस कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस माल को वो क्या करेगा? सप्लायर को वापस कर देगा। ध्यान दें, यहां पे पर्सन ए है, पर्सन ए ने पर्सन बी पे से क्या करा? माल परचेज किया। ठीक है, ए परचेज गुड्स,
किस पे से परचेज करी उसने? बी पे से परचेज करी। तो यहां पे अब ए को वो माल पसंद नहीं आया, ए को किसी कारण से वो माल पसंद नहीं आया, तो वो उस माल को बी को वापस कर देगा और उस माल के साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, उस माल के साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखेगा? उस डॉक्यूमेंट में वो लिखेगा माल का नाम, भाई क्या माल यानी कि कौन सी गुड्स आप वापस कर रहे हो, तारीख, किस दिन वापस कर रहे हो, माल की कीमत यानी कि रेट कह सकते हैं आप, और टोटल अमाउंट जो भी है वो सब का सब उस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डेबिट नोट। ठीक है, ध्यान दे, डेबिट नोट कहा जाता है इसको। ऐसा क्यों कहा जाता है सर, इसको डेबिट नोट ही क्यों कहा गया? तो चलिए उसका भी रीजन कहते हैं। मान लीजिए इधर ए है, अब क्योंकि ए तो सेलर है, ठीक है, या सॉरी ए तो बायर है, बायर क्या था इधर, ए बायर था क्या, जो भी था चलो। तो भाई हाँ, ए ने बी पे से माल परचेज किया था, तो हम यहां पे कहते हैं ए है बायर, बायर। अब ए ने जब माल परचेज किया था, माल खरीदा था, तब उसने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में एक जर्नल एंट्री करी थी। वो क्या जर्नल एंट्री थी हमारे पास? वो थी परचेज अकाउंट डेबिट। अब अगर मान लो उसने यहाँ पे इस पर्सन को जो है कि भी जिसको भी यहाँ पे बी को पेमेंट करी, उसने वो उधार में खरीदा या नकद में खरीदा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उधार मान के चलो कि उधार माल ले लिया। तो जब मैंने परचेज किया था तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मान लो ये अमाउंट है 20,000, कि हमने 20,000 रुपए का माल बी पे से परचेज कर लिया। तो मैंने अपने यानी ए ने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा टू बी अकाउंट, कितना? 20,000। जनरल एंट्री क्लियर हो गई। अब इस जर्नल एंट्री को यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे और क्या करते हैं हम लोग, इसका एक डॉक्यूमेंट यानी कि भी ए अपनी बुक्स में किस तरीके से शो कर रहा है, मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूं। ए ने क्या करा फिर, ए ने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में बी के नाम का खाता खोला। क्या खोला? बीज अकाउंट, बी के नाम का खाता खोला। और उसने क्या करा, बी क्या हुआ इधर, आपने देखा बी क्रेडिट हुआ, तो उसने क्या करा, बी के क्रेडिट साइड लिख दिया बाई परचेज। इसका मतलब बी हमारे को माल देने वाला है। ठीक है, उसने हमको माल दिया है, क्रेडिट द गिवर है वो, इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे इस जर्नल एंट्री से या इस अकाउंट के मेन बनाने से क्या हुआ कि हमने बी के 20,000 देने आ गए। क्लियर? अब उसमें से मान लो कि भी 15,000 रुपए का माल हमारा डिफेक्टिव है, तो हमने उस माल को कर दिया रिटर्न। क्या कर दिया? रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इससे हम यहाँ पे उसको उधर परचेज था ना, अब दूसरा अकाउंट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न बनाएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट कितने का? 15,000 रुपए का। बैलेंसिंग करेंगे तो हमने उसके यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए देने आ गए। ठीक है, कितने रुपए देने आए? 5,000 रुपए। अब ये 5,000 देने आए, हमने क्या करा इधर, हमने बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 15,000 से। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम माल रिटर्न के साथ उसको भेज रहे हैं, उसमें हम उसको यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई हमने आपके अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि ये पर्टिकुलर माल हमने आपसे लिया था और हम आपको वापस कर रहे हैं, इसकी टोटल कीमत इतनी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि हम बी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, यही सूचना तो दे रहे हैं कि भी हम आपको डेबिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट से, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ा डेबिट नोट। यानी कि एक लिहाज से ये उस सप्लायर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो अकाउंट आपका हमने पहले 20,000 से क्रेडिट किया था ना, अब हम आपके अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, यानी कि माल रिटर्न करते वक्त। अब और भी शॉर्ट में देखा जाए तो जब भी परचेज रिटर्न किया जाता है, परचेज रिटर्न किया जाता है, तो उस रिटर्न किए गए माल के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है उसको कहते हैं हम लोग डेबिट नोट, ताकि पर्टिकुलर पर्सन को हम बता सकें कि हाँ हमने आपके अकाउंट को इतने रुपए से डेबिट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, क्रेडिट नोट। देखिए पहले तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया था, हम लोगों ने यहां पे माल रिटर्न किया था। अब अगर हम सेलर हैं, हम माल बेच रहे हैं और हमको यहां पर माल वापस मिल रहा है, तो जब हमने सेल्स करी थी तो सेल्स में हमारे पास क्या था, मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे शाम को माल बेचा है, तो हमने किया शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
ठीक है, सपोज करो वही 20,000। ठीक है, हमने यहाँ पे 20,000 रुपए का माल उसको बेच दिया। अब सामने वाले को माल पसंद नहीं आया तो उसने माल हमारे को वापस कर दिया। तो जब उसने माल हमको वापस किया तो ये जो पहले हमारे लिए सेल्स था ना, अब ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन, अब यहां पे जो पर्टिकुलर बंदा है मान लो श्याम है भाई। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहली जर्नल एंट्री में शाम को हम लोगों ने डेबिट किया था, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि उसको माल हम लोगों ने दिया था। अब दूसरी जर्नल एंट्री में उसने माल वापस कर दिया तो इधर शाम क्या हुआ, क्रेडिट। यही इंफॉर्मेशन हम शाम के पास भेजेंगे, किसके साथ, जो भी माल उसने हमको रिटर्न किया, जैसे ही हमको वो माल रिसीव होगा हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके जो डेबिट नोट उसने हमको भेजा होगा उस डेबिट नोट के साथ उसको मिलान करके देखेंगे। अगर सब कुछ सही है तो हम एक कंफर्मेशन भेजते हैं किसके पास, बायर के पास। भाई हाँ, आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है और आपने जो माल भेजा है वो एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और अब हम आपके अकाउंट को इस पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं। पहले डेबिट था, अब क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो ध्यान दें कि जब एक सेलर उसको माल वापस रिसीव होता है तो उसने बायर के पास एक इंफॉर्मेशन भेजनी होती है जिसमें वो बताता है कि हाँ हम आपके अकाउंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट नोट की कैटेगरी में डाला जाता है, क्रेडिट नोट इसको कहा जाता है। ध्यान दे दोनों की दोनों चीजों को, अगर परचेज रिटर्न है तो हम क्या करेंगे, इधर हम लोग डेबिट नोट भेजेंगे। ठीक है, और अगर अगर सेल्स रिटर्न है तो हम लोग क्या भेजेंगे, हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट भेजेंगे। ये चीज ध्यान में रखें, बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल थोड़े से में निपटा दिया मैं। ठीक है, यही है मेन एसेंस। जब भी आप माल वापस कर रहे हो, यानी कि आपने माल खरीदा था आप माल वापस कर रहे हो, तो उस माल के साथ आप जो नोट भेजोगे वो होगा डेबिट नोट। जब भी आपको माल वापस रिसीव हो रहा है तो आप रिसीव होने के बाद सामने वालों को एक डॉक्यूमेंट भेजोगे, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कहेंगे यहां पे क्रेडिट नोट। उम्मीद है कि आपको यहां तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला हमारे पास है वो है पे इन स्लिप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बैंकिंग प्रोसेस से अनभिज्ञ नहीं होंगे, यानी कि बैंक में किस तरीके से पैसा जमा कराना है, किस तरीके से पैसा निकलवाना है, ये आप बखूबी जानते होंगे। जब आप बैंक में जाते हो पैसा जमा कराने के लिए तो आपको एक लंबी इस तरीके की पर्ची वहां पर बैंक के काउंटर पे देखने को मिलेगी। इसकी दो साइड होती हैं, एक साइड इधर ये छोटी, ठीक है, इसके अंदर जो है कि इंफॉर्मेशन होती है और साथ में जो भी आप अमाउंट दे रहे हो वो चीज, और इधर जो है कि भी आपके ये लंबी वाली पर्ची, इसके अंदर ये नोटों की संख्या वगैरह जो भी है वो होती है सारी की सारी। इस तरीके से आपको जो है कि भी पर्ची दी जाती है, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग जमा पर्ची। क्या कहते हैं, जमा पर्ची। और इसी जमा पर्ची को हम क्या किस नाम से जानते हैं, पे इन स्लिप। यानी कि जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो तो आपने जो फॉर्म फिल करना है ना, उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पे इन स्लिप कहते हैं। क्लियर है, इसका मेनली यूज आपका बैंक में ही होता है, इसीलिए ये ध्यान में रखें कि पे इन स्लिप का यूज कहां पे होता है, नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ध्यान दें, जब आप कैशियर के पास ये डिपॉजिट कराते हो पर्ची, इसके साथ आप कैश देते हो, तो वो इस लंबे वाली पर्ची को तो अपने पास रख लेता है और ये छोटी वाली पर्ची है ना, ये आपको रिटर्न कर देता है। इसके ऊपर वो अपने सिग्नेचर करता है और बैंक की स्टाम्प लगा देता है। ये आपके लिए पावती यानी कि एक लिहाज से प्रूफ के रूप में आपके पास रहेगी और इसको प्रूफ के रूप में बैंक अपने पास रख लेगा। तो ये हमारे पास टोटल पे इन स्लिप है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, चेक क्या है, चेक। ठीक है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चेक क्या है, कहते हैं ये एक आदेश है, ये एक ऑर्डर है। कौन दे रहा है, तो देखिए, बी फॉर बैंक, सी फॉर कस्टमर। कस्टमर के पास है चेकबुक, ठीक है, कस्टमर के पास है चेकबुक, वो अपनी चेकबुक से एक चेक निकालता है, उस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखता है। ठीक है, यहां पर वो उस पर्सन का नाम लिख के बैंक के पास वो भेजता है, यानी कि बैंक को वो ऑर्डर दे रहा है कि भाई या तो उस व्यक्ति को जिसके नाम मैंने ये चेक लिखा है या उस व्यक्ति को जिसके पास ये चेक है आप पेमेंट कर दो। यानी कि चेक क्या है,
चेक है ऑर्डर फॉर पेमेंट, यानी कि भुगतान करने का ऑर्डर है। कौन दे रहा है? ग्राहक दे रहा है। किसको? अपने बैंक को। तो ये चीज क्या है? बोले चेक क्या है? चेक हमारे पास ऑर्डर है, आदेश है, जिसमें जो कस्टमर है वो अपने बैंक को ऑर्डर देता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन, वो चाहे उस चेक का धारक हो, ठीक है, या चेक का जो भी हमारे पास है बियरर बियरर हो, या फिर जिसके नाम पे वो चेक दिया गया है, लिखा गया है, उस व्यक्ति को, ठीक है, नामधारी, या यूं कहा जाए कि भाई जिसका नाम उसमें मेंशन हो उसको आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट में काम कर। फिर कहता है कंक्लूजन। कहते हैं साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिनके द्वारा व्यावसायिक लेन देनों को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं जब कोई भी लेन देन होता है। कहते हैं सभी डॉक्यूमेंट तभी तो तैयार होते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन हुई है, इसीलिए सोर्स डॉक्यूमेंट बना। और सोर्स डॉक्यूमेंट ही इकलौता वो चीज है जो कि उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कि हां पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स को यहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट या यूं कहा जाए कि स्रोत डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिनके बिहाफ पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जवाब आया, बोले सर हमें ये तो बता दीजिए, कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हैं, लेकिन अगर मान लो कि भी वो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो कैसे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं? तो बिल्कुल सीधे सीधे नॉर्मल नॉर्मल सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पिक आउट ए सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहते हैं कि भाई जो भी नीचे ऑप्शंस दिए हैं ना, आपने इनमें से किसको, कहते हैं एक सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। तो डेबिट वाउचर, तो यहाँ पे देखो ये सोर्स जो है कि सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या? आप कहोगे हाँ सर है, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने डेबिट नोट पढ़ा है, हमने डेबिट वाउचर नहीं पढ़ा। वाउचर कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। इससे अगली क्लास हमारी वाउचर की रहने वाली है, और मे भी हो सकता है इस क्लास के अपलोड होने के बाद वो दूसरी क्लास भी साथ में ही आपको अपलोड मिल जाए। तो डेबिट नोट वहां पे बात करी जा रही है, तो वो तो वाउचर वो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन इधर तो वाउचर लिखा है तो ये नहीं है। फिर आप कहोगे क्रेडिट, बोले सर इसके साथ भी वाउचर ऐड हो गया तो ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर कहते हैं ट्रांसफर वाउचर, सर जी ये भी वाउचर है तो ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे इनवॉइस, देखिए हम लोगों ने इनवॉइस पढ़ा था ना, ये हमारे पास इनवॉइस या बिल, ये सोर्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ध्यान में रखें। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी कि हम जो है कि भी बिल को या इनवॉइस को एक सोर्स डॉक्यूमेंट मानते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कहते हैं श्याम हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹20,000। कहते हैं श्याम ने, अच्छा ये वही वाला एग्जाम्पल, कहते हैं श्याम ने 20,000 रुपए का माल वापस कर दिया, क्योंकि किसको वापस कर दिया? राधा को। श्याम ने राधा को 20,000 रुपए का माल वापस कर दिया, क्योंकि माल क्या था? डिफेक्टिव था। अब यहां पे विच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय राधा, अब ये राधा है ना, राधा, यहां पे देखो, यहां पे माल किसने वापस करा? श्याम ने, ठीक है, श्याम ने वापस किया है भाई। इसका मतलब श्याम यहां पर क्या है? बायर है, और राधा कहता है उसको माल वापस दिया गया है, तो राधा यहां पे क्या है? सेलर। अब देखो, जब श्याम राधा को माल वापस दे देगा तो श्याम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा जिसको कहेंगे हम लोग डेबिट नोट, और जब राधा को माल वापस मिल जाएगा तो राधा उसके रिस्पॉन्स में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी और श्याम के पास भेजेगी। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। ध्यान दे, तो यहां पे पूछा गया कि राधा कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी, तो वो राधा यहां पे डॉक्यूमेंट करेगी कौन सा? क्रेडिट नोट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक क्या है? तो अभी अभी बात बताई, चेक क्या है? सीधा सीधा भाई, प्रोमिसरी नोट है क्या चेक? नहीं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज? नहीं सर। हुंडी? नहीं सर। नॉन ऑफ द अबव? जी हाँ। इनमें से चेक कुछ भी नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि चेक क्या है? चेक तो सर एक ऑर्डर है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बंदा ऑर्डर दे रहा है, किसको? अपने बैंक को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मैं उस सवाल का जवाब इधर ही दे दूं, ज्यादा बेहतर है, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। आप कहोगे, बोले सर
हम लोगों ने सेल्स करी, हम लोगों ने परचेज करा, ठीक है, परचेज करा, तब उस वक्त सर कौन से डॉक्यूमेंट? तो मैंने आपको बताया कि अगर नकद सेल करी जा रही है, नकद सेल करी आपने, तो आपने क्या क्रिएट करा? आपने कैश मेमो क्रिएट करा। अगर आप उधार में सेल कर रहे हो, तो आपने क्या किया? आपके लिए आपने कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया? आपने यहां पे इनवॉइस या बिल क्रिएट करा। अब परचेजर, अगर आपने नकद में परचेज करा है, तो आपको कैश मेमो मिल जाएगा। वही कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। तो वही आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। और अगर आप उधार में खरीद रहे हो, तो आपको यहां पे क्या? बिल मिल जाएगा। कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा, और वही आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। लेकिन जब इनका वाइस वर्सा, जब हो जाता है रिटर्न, कहता है सर, जब सेल्स रिटर्न करते हैं, तो यहां पे जो सेलर है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा डेबिट नोट। कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। और किसको दे देगा? वो दे देगा बायर को, वो नोट पहुंचा देगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे जो माल सेल्स रिटर्न हमारे पास है, तो बायर जो है वो सेल्स रिटर्न का, सॉरी, माल हमारे पास वापस भेजेगा, तो उसके पास वो बनाएगा कौन? डेबिट नोट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखे इस चीज को, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, ध्यान दे। यहां पे वो कहता है कि अगर मान लीजिए बायर को माल पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा? वो आपको रिटर्न माल भेजेगा। रिटर्न माल भेजेगा तो माल के साथ एक डॉक्यूमेंट आपको सेंड करेगा, और वो डॉक्यूमेंट बनाएगा कौन सा? वो कहेगा डेबिट नोट। अब ये डेबिट नोट जब आपको मिल जाएगा, तो ये डेबिट नोट आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट, तो इसके रिस्पॉन्स में आप क्रिएट करोगे क्या? आप क्रिएट करोगे क्रेडिट नोट, और वो किसको भेज दोगे? बायर को, और यही क्रेडिट नोट उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। ये चीज ध्यान में रखें, जब भी सेल परचेज नॉर्मल करोगे, तो यहां पे कैश मेमो और बिल जनरेट होगा। जब आप सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न करोगे, तो वहां पर हमारे पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का जनरेशन हो। उम्मीद करता हूं कि आपको अब सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आने वाला है, और आप इसके कॉन्सेप्ट्स को भली भांति समझ चुके हो। तो इसी नोट के साथ मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले लेक्चर।